हेलो दोस्तों, आप सभी का फ्यूचर जोन कंपटीशन इंस्टीट्यूट के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लगातार आपके समक्ष इस प्लेटफॉर्म से ज्योग्राफी की डिस्क्रिप्टिव वीडियो विद मैप मानचित्र के साथ आपको पढ़ाते हैं और बताते भी हैं उनके बारे में। तो हमने इससे पहले जो वीडियो बनाई थी वो गंगा नदी की सिस्टम के बारे में थी, गंगा नदी तंत्र के बारे में थी, और वो उत्तराखंड में कहाँ कहाँ से होकर आती है, उत्तराखंड में कौन कौन से प्रयाग किस नदी के मिलने के कारण बनाती है, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। ठीक है दोस्तों, अब हम आज जो लेकर आए हैं मानचित्र के साथ पूरी गंगा रिवर सिस्टम को लेकर आया हूं मैं, और मैंने ये कोशिश की है कि बांग्लादेश तक, उत्तराखंड से लेकर बांग्लादेश तक इस नदी को पूरा कवर अप किया जाए। कहाँ किसके साथ जाकर मिलती है, कौन नदी इसके साथ आती है, और इसकी सहायक नदी बाएं से और दाएं से, मैंने पूरी कोशिश की है। तो ये मैप मानचित्र मैंने बनाया है। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं, इससे समझने की कोशिश करते हैं गंगा रिवर को और ज़्यादा गहराई से। तो देख लिए दोस्तों, इस प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था, ये शायद थोड़ा सा कटा हुआ हिस्सा होगा, इसका नाम है सतोपंथ हिमानी। यहाँ पर जो ये वाला हिस्सा है, इसका नाम जहाँ से निकलती है हमारी सतोपंथ हिमानी से एक नदी निकलती है। कल भी मैंने डिस्कशन किया था, अलकनंदा, और एक नदी निकलती है हमारी धौली गंगा। तो वो कहाँ पर आकर मर्ज हो जाती है, विष्णु प्रयाग में। फिर एक नदी इसके बाएं से आकर मिलती है जिसका नाम है नंदाग्नि। कहाँ मिलती है, नंद प्रयाग में। पिंडार नदी नंदाग्नि से, अलकनंदा से कहाँ आकर मिलती है, कर्ण प्रयाग में। और इधर से बाएं ओर से, सॉरी दाएं ओर से अब नदी आकर मिलेगी जिसका नाम है रुद्रप्रयाग में, मंदाकिनी नदी। और फिर दाएं ओर से ही एक नदी और आकर मिलेगी जिसका नाम है, गंगोत्री ग्लेशियर से नदी आकर मिलती है, भागीरथी। और उसकी एक सहायक नदी है भिलांगना। भिलांगना नदी भागीरथी की सहायक नदी है, जो कि उसके बाईं तरफ से मिल रही है भागीरथी नदी के। तो वो भिलांगना कहाँ मिलती है, वो टिहरी में मिलती है। कहाँ पर मिलती है, टिहरी में मिलती है। शायद कुछ चीज़ों के नाम आपको छोटे दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पर, क्योंकि मैप थोड़ा बड़ा हो रहा था, तो इसलिए बड़े नाम लिखने थोड़े पॉसिबल नहीं थे, तो इसलिए मैंने थोड़ा छोटा नाम लिखने की कोशिश की है। और मैं जो नाम आपको समझ में नहीं आ रहा होगा उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसको मैं बोल दूंगा। खैर, आगे बात करते हैं। तो इस नदी के बाईं ओर से कौन सी नदी आ रही है, इस नदी के बाईं ओर से ये भिलांगना नदी, यानी भागीरथी के बाईं ओर से भिलांगना आकर मिल रही है। कहाँ मिल रही है, टिहरी में। और फिर उसके बाद ये भागीरथी कहाँ, किससे, अलकनंदा से आकर मर्ज हो जाती है देवप्रयाग में। तो इस प्रकार ये उत्तराखंड का पूरा मैप है। उत्तराखंड में कौन कौन सी नदी कहाँ कहाँ पर आकर मिलती है, इसके बारे में मैंने कल भी आपसे डिस्कशन किया था, आज भी मैंने बताया है। फिर आज ये मैदानी इलाकों में जब ये आ जाती है, तो मैदानी इलाकों में आने के बाद फिर ये हरिद्वार में एंट्री मारती है। पुण्यस्थली हरिद्वार, उससे पहले थोड़ा सा ऋषिकेश। ठीक है साहब, आगे बढ़ते हैं इसमें। तो जैसी आगे आती है तो फिर ये गढ़मुक्तेश्वर जो मेरठ के पास पड़ता है, तो वहाँ पर ये एंट्री मारती है और जाती है, वहाँ से फ्लो करती है। बहुत तीर्थस्थली है, वहाँ पर भी लोग जाते हैं बहुत सारे। उसके अलावे फिर जैसे ही एक नदी आती है रामगंगा, उत्तराखंड से ही आती है रामगंगा, पौड़ी गढ़वाल जिले से, पौड़ी गढ़वाल से रामगंगा होती हुई आएगी। ये कहाँ से आती है, उत्तराखंड से। कहाँ से आएगी साहब, उत्तराखंड से। तो रामगंगा जैसे ही होती आएगी, यू की शेप में होती हुई आएगी, और सबसे पहले बिजनौर में एंट्री मारेगी ये। एंट्री मारने के बाद बिजनौर में रामगंगा सबसे पहले किस में मिल जाएगी, कहाँ पर मिलेगी, कन्नौज में। कन्नौज में मर्ज हो जाती है। किस ओर से आ रही है, बाईं ओर से आ रही है। किस ओर से आ रही है, ये बाईं ओर है, ये बाईं ओर, और ये दाईं ओर। तो सीधा सीधा आयोग सवाल पूछ लेता है कि बाईं ओर से मिलने वाली नदियों का क्रम, या तो वो पूर्व से पूछ लेगा या फिर वो पश्चिम से पूछ लेगा। तो आपको बाई सीक्वेंस भी आपको याद रखना होगा। ये वाला इधर की साइड से अगर हम चलते हैं तो ये पूर्व है, और ये वाला अगर हम ऐसे आते हैं तो ये पश्चिम। तो ये वाला पश्चिम की तरफ, पश्चिम से पूर्व की तरफ आ रहा है, उधर पूर्व से पश्चिम की तरफ आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। तो बिजनौर में ये मर्ज होने के बाद आती है और फिर कन्नौज में आकर मिल जाती है। फिर आगे आती है हमारी प्रयागराज, इलाहाबाद, जहाँ पर हम थे, और उसके बाद
क्या होता है वहां पर संगम होता है तीन नदियों का। सरस्वती तो अब ये कहते हैं कि नीचे से आकर कहीं से मिल रही है इसमें, और इसी के साथ इसमें दो नदियां, दो बड़ी फेमस नदियां आकर मिलती हैं। मतलब एक तो गंगा ही है, इसके साथ साथ अगर हम देखें, मैंने ये भी बनाया, एक यमुनोत्री ग्लेशियर है, यहाँ से बंदरपूछ से निकलती है यमुनोत्री ग्लेशियर। यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलते हुए जब ये नीचे की तरफ आती है तो उत्तराखंड में ही एक सबसे बड़ी नदी, सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना की, वो है टोंस नदी। टोंस नदी बहुत भारी मात्रा में इसमें जल लाकर डालती है, और ये एक जगह का नाम है कालसी, कालसी नामक जगह पर लाकर ये उसमें क्या उसमें मर्ज हो जाती है। तो ये किधर की तरफ से आ रही है, तो ये बाईं ओर से आ रही है, ये वाली। तो बाईं ओर से मिलने वाली नदी जमुना की सहायक नदी कौन सी हो गई? टोंस हो गई। ठीक है साहब। तो टोंस जमुना की सहायक नदी किस में जाकर, प्रयागराज में जाकर मर्ज हो जाती है, मिल जाती है, समागम हो जाता है, समाहित हो जाती है। अब पहले बात कर लेते हैं जमुना की। जमुना की कौन कौन सी सहायक नदी है, इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो नदी है, सबसे मुख्य और जो नदी है, उसका नाम है चंबल नदी। ये जो नदी है, इस नदी का जो नाम है वो है चंबल नदी। ठीक है सब। कहां से निकलती है? जानापाऊ पहाड़ी है एक, मध्य प्रदेश में, बहुत खूबसूरत सी जगह है, तो वहां से ये निकलती है। और उसी के बराबर से एक और नदी है। अगर ये इसका बहाव क्षेत्र है तो इसके दाईं ओर से एक नदी और मिलेगी चंबल नदी के, जिसका नाम है शिप्रा नदी। ये भी कहां से निकलती है? इसी जगह से निकलती है, लगभग जानापाऊ पहाड़ी से ही निकलती है। तो शिप्रा नदी जो उज्जैन के बराबर में से होकर जाती है, और इसमें कुंभ मेला भी लगता है। तो इसके नजदीक में कौन सा नगर पड़ता है? उज्जैन। उज्जैन से होकर बहती है। ठीक है साहब। तो ये शिप्रा नदी इससे होकर बहती है। बहुत सारे लोग इसको छिप्रा भी बोलते हैं, शिप्रा भी बोलते हैं। अलग अलग जगह की अलग अलग लोकेशन है, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है, तो आप उसको देख लें। इससे आगे दाईं ओर से मिलने वाली जो नदी है वो एक है काली सिंध। चंबल में ही मिलने वाली एक और नदी है जिसका नाम है पार्वती। और ऊपर से यानी बाईं ओर से अगर हम देखें तो बाईं ओर से मिलने वाली चंबल की सहायक नदी एक और है बनास नदी। तो बनास नदी बाईं ओर से मिलती है, बाकी नदियां दाईं ओर से मिल रही हैं। ठीक है जी। आगे चल लेते हैं। सिंधु यमुना की और एक मुख्य सहायक नदी है सिंधु, या सिंध नदी भी कहते हैं इसको। तो ये भी एक नदी है, महत्वपूर्ण है। आगे एक और नदी इसकी सहायक नदी है जो विंध्याचल पर्वत से आकर फ्लो करती है। विंध्याचल से अगर हम देखें तो ये मैंने लिखा है विंध्याचल श्रेणी से आ रही है ये नदी है, जिसका नाम है बेतवा। ठीक है। और किस में जाकर मिल जाती है? जिसमें जाकर मिल जाती है वो यमुना नदी है। कहां जाकर मिल जाती है? ये हमीरपुर में आकर मिल जाती है। हमीरपुर जिले में आकर ये मर्ज हो जाती है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं विंध्याचल श्रेणी की एक और चोटी है जिसका नाम है कैमूर। कैमूर से ये निकलती है, कैमूर की पहाड़ी से ये निकलती है। केन इसका नाम है इस रिवर का। केन रिवर जो बांदा के पास से होकर गुजरती है, बांदा से बिल्कुल होकर गुजरती है और आगे यमुना में वो मर्ज हो जाती है। तो इस प्रकार हमने देखा ये कहां से निकलती है? बांदा में के पास से होकर गुजरती है। बिल्कुल कई बार तो लगता है कि बांदा और यमुना बिल्कुल एक साथ में मर्ज है। ठीक है जी। तो और फिर यमुना जो है अपनी सहायक नदियों के साथ बहते हुए कहां मिल जाती है? प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है, गंगा में समाहित हो जाती है, गंगा में अपना सारा जल उड़ेल दे देती है। ठीक है जी। आगे बढ़ लेते हैं इसमें थोड़ा सा और। तो प्रयागराज से जैसे ही आगे बढ़े तो उसके बाद हम लोग आ गए गाजीपुर। गाजीपुर में क्या खास बात है वो मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से देखिएगा। गाजीपुर में ऊपर से एक नदी आती है साहब जिसका नाम है गोमती। कौन सी नदी है? गोमती। तो गोमती कहां से आती है? ये एक झील है जिसका नाम है फुलहर झील। कहां है ये? पीलीभीत में है फुलहर झील।
यहीं से ये क्या निकलती है, इसी झील से एक नदी निकलती है जिसका नाम है गोमती, और गंगा नदी की सबसे एकमात्र सहायक नदी है जो किसी झील से निकल रही है, एकमात्र सहायक नदी। ये सवाल कई बार आयोग ने पूछा है कि गंगा नदी की कौन सी सहायक नदी है जो एक झील से जिसका अवतरण हुआ है, जिसका उद्गम हुआ है। तो फूलहर झील है, पीलीभीत के पास है। आगे बढ़ते हैं साहब, कहां पर मर्ज हो जाती है ये गाजीपुर में मर्ज हो जाती है। आगे थोड़ा सा आगे चलते हैं तो बिहार में पहुंच जाते हैं साहब हम लोग। तो बिहार में पहुंचने के बाद देखिए साहब कि हम लोग पहुंच गए हैं छपरा। छपरा में इसकी सहायक नदी आती है घाघरा, जो कि गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है वॉल्यूम के आधार पर, यानी जो वॉल्यूम मतलब सबसे ज्यादा मात्रा में वो जल गिराती है गंगा नदी में। अब ये कहां से आती है, एक नेपाल के पास, नेपाल में एक ग्लेशियर है मिलाप ग्लेशियर, और एक ग्लेशियर है मापचाचुंग ग्लेशियर। तो मापचाचुंग से एक नदी निकलती है कर्णाली नदी, जो कि तिब्बत क्षेत्र में है, नेपाल से थोड़ा ऊपर। इस नदी का नाम है कर्णाली। शायद आपको कम दिखाई दे रहा होगा, मैंने बहुत छोटा करके लिखा है क्योंकि और भी मैंने चीजें यहां पर मेंशन की है, अंकित की हैं। एक और नदी है यहां पर शारदा रिवर, जो कि मिलाप ग्लेशियर से निकलती है। मिलाप ग्लेशियर से एक शारदा नदी भी निकलती है। दोनों जहां आकर ये मर्ज हो जाती हैं, उस नदी को घाघरा नदी कहते हैं। उस नदी को क्या कहते हैं, घाघरा, घाघरा नदी। यही गंगा की सबसे बड़ी वॉल्यूम के आधार पर, वॉल्यूम मतलब सबसे ज्यादा पानी जो डालती है घाघरा नदी ही डालती है। इसमें एक और छोटी सी नदी आकर मर्ज हो जाती है, यानी इस घाघरा नदी की सहायक नदी है बाईं ओर से। किस ओर से, बाईं ओर से, जिसका नाम है छोटी गंडक। ठीक है साहब, तो छोटी गंडक में घाघरा नदी आकर मर्ज हो जाती है, और उसके बाद घाघरा नदी या घाघरा नदी में आकर छपरा में मर्ज हो जाती है। ठीक है सब, यहां तक तो बात क्लियर हो गई। आगे बढ़ लेते हैं हम लोग पटना में। जैसे ही थोड़ा सा आगे चलते हैं तो हम लोग पटना में पहुंच जाते हैं। तो पटना में पहुंचने के बाद यहां पर एक चोटी है हमारी अमरकंटक, और आपको बताना है अब कमेंट सेक्शन में कि अमरकंटक किस पर्वत की चोटी है। इसके बारे में कमेंट सेक्शन में दोस्तों आपको बताना है। अमरकंटक से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सोन नदी, जो कि यमुना की तरह ही इसके दाईं ओर से मिल रही है। दाईं ओर से एक तो यमुना मिली थी दाईं ओर से गंगा में, और दूसरी नदी कौन सी मिल रही है, सोन नदी। ठीक है साहब, दो नदियां हो गई दाईं ओर से मिलने वाली। अमरकंटक से ये निकलती है। अमरकंटक किसकी चोटी है वो कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। ठीक है साहब, इसके अलावे अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं तो पटना में आकर मर्ज हो जाती है। फिर एक नदी निकलती है नेपाल से। नेपाल से गंडक नदी निकलती है, जो कि सोनपुर में आकर गंगा से मर्ज हो जाती है, यानी इसके बाईं ओर से आकर, गंगा नदी के बाईं ओर से आकर वो मर्ज हो जाती है। आगे बढ़ते हैं थोड़ी आगे, एक नदी आती है ऊपर, सत्ताकोशी एक जगह पड़ती है जहां से 7 छोटी छोटी धाराएं निकलती हैं, तो इसका नाम नंबर्स के आधार पर सत्ताकोशी रख दिया गया है। और वहां से गोसाई धान एक प्लेस है, बहुत धार्मिक प्लेस माना जाता है। गोसाई धान से 3 मुख्य धाराएं निकलती हैं नदी की। पहली है अरुण, दूसरी है तामूर, और तीसरी है सन। ठीक है जी, तो इस प्रकार 3 मुख्य धाराएं हैं। तो 3 मुख्य धाराएं मिलकर सत्ताकोशी क्षेत्र से 3 मुख्य धाराएं मिलकर क्या नदी बन जाती है, कोसी नदी बन जाती है। ये बिहार का शोक कहलाती है। बिहार का शोक इसलिए क्योंकि अपना रास्ता बदलने के लिए, अपना मार्ग बदलने के लिए बार बार ये जानी जाती हैं। और कोसी नदी कहां पर, ये भागलपुर के पास, ये भागलपुर के पास मिल जाती है, और उस जगह का नाम है शायद, अगर मैं सही हूं तो कुर्सेला। जहां पर ये मिलती है भागलपुर में कुर्सेला में जाकर ये मर्ज हो जाती है। ठीक है जी, तो ये थी इंफॉर्मेशन। इसके बाद अगर हम चलते हैं
तो एक और नदी आकर मिलती है उसमें, बाईं ओर से ही आकर मिलेगी। दार्जिलिंग पहाड़ी क्षेत्र से एक और नदी आती है जिसका नाम है महानंदा रिवर। महानंदा रिवर आती है और वो इसमें आकर मर्ज हो जाती है। ठीक है जी। और ये कौन से कहां पर मर्ज हो जाएगी? ये हो जाएगी गोदारी घाट से। ये जगह जो है ये है गोदारी घाट। गोदारी घाट में आकर ये नदी मर्ज हो जाती है किससे? गंगा से। फिर गंगा अब आगे कोलकाता में जा रही है, तो कोलकाता में ये वापस कम बैक हो जाती है। इसमें गाद और उसमें मिट्टी, इसमें शिल्ट, इसमें बहुत सारी चीजें क्या हो जाती है? मिक्स हो जाती है, जिसकी वजह से इसकी स्पीड, इसकी वेलोसिटी कम हो जाती है। वेलोसिटी कम होने के बाद कोलकाता में हुगली नाम से नदी ये मर्ज हो जाती है, अलग इसकी ब्रांच वितरिका बन जाती है, इसकी एक अलग हट जाती है। तो अब फिर आगे जाकर इसकी एक मेन जो स्ट्रीम है, मेन मुख्य धारा जो है वो बांग्लादेश के अंदर, ये मैंने बांग्लादेश का निशान लगाया है, बांग्लादेश में जाकर चली जाती है। और बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? बांग्लादेश में ये पद्मा के नाम से जानी जाती है दोस्तों। तो पद्मा क्या हो जाती है? वहां पर जाकर किससे मिलती है? ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है। और ब्रह्मपुत्र नदी आपको बतानी है बांग्लादेश में उसको किस नाम से जाना जाता है। और बांग्लादेश में अगर उसको किस नाम से जाना जाता है तो वो जब गंगा नदी से मिलेगी तब इन दोनों का नाम क्या हो जाएगा। तो दोस्तों आपको ये बात इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको बतानी है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, एक दो बात मैं छोटी छोटी सी और क्लियर कर देना चाहता हूं इसमें। यहां से ये जो चंबल नदी निकल रही है ये अपने साथ बहुत सारी मिट्टी का कटाव कर जाती है। जब ये चंबल नदी निकलती है यहां से जाना पाओ पहाड़ी से तो बहुत सारी मिट्टी काट देती है। तो मिट्टी का जो अपरदन होता है इसमें कहीं तो अपरदन अगर हम देखें यानी इरोजन, सॉयल जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सॉयल इरोजन। सॉयल इरोजन दो प्रकार से होता है। ठीक है दोस्तों। एक तो होता है लेयर के रूप में, परतदार, जिसके ऊपर एक के ऊपर एक लेयर चढ़ जाती है। फिर एक लेयर जो एक दूसरा जो टाइप होता है वो होता है दोस्तों गली, GULLY, गली इरोजन। यानी गली इरोजन का मतलब ये होता है दोस्तों कि ये एक खड्ड के रूप में बना देती है, जैसे ये गली के रूप में चली गई है तो जिस रास्ते से होकर जाएंगी वहां पर गहरे गहरे खड्ड बन जाते हैं और दोनों तरफ ऊंची चोटी बन जाती है। ऊंची चोटी मतलब बहुत ऊंची चोटी नहीं बनेगी लेकिन फिर भी इतनी ऊंची चोटी बन जाएगी आदमी आराम से छिप जाए। और जब ये इरोजन करेंगी तो वो बड़ी मात्रा में इरोजन करती है जो कि गंगा में लाकर वो सारी मिट्टी मुख्यतः डाल देती है, जमुना में आकर वो मिट्टी डाल देते हैं जो कि इसकी मेन नदी है। तो गली इरोजन होने के कारण वहां से बहुत सारी मिट्टी क्या होती है? कट जाती है। और यही एक ऐसी भारत की नदी है जिसमें बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में घड़ियाल पाए जाते हैं दोस्तों, बड़ी मात्रा में घड़ियाल पाए जाते हैं। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत की किस नदी में घड़ियाल पाए जाते हैं। तो चंबल नदी में बड़ी मात्रा में घड़ियाल पाए जाते हैं। यहीं पर ही एक रिजर्व भी है, एक इनको अभयारण्य भी है ताकि वहां पर घड़ियालों की संख्या को बढ़ाया जा सके। तो मैंने ये बात चंबल के बारे में थोड़ी सी आपको बताने की भी कोशिश की है। और जब ये मिट्टी इरोजन करती है यानी गली इरोजन कर देती है तब इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? बैडलैंड। बैडलैंड यानी बीहड़ कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? बीहड़ कहा जाता है। तो बीहड़ मतलब छोटे छोटे टीले बन जाते हैं, झाड़ियां इनमें पैदा हो जाती है और छोटे छोटे जंगली जानवर इसमें। पीले रंग की मिट्टी होती है तो ज्यादा इनमें डेवलपमेंट नहीं होता क्योंकि बहुत ज्यादा कटाव करती है चंबल नदी अपने साथ। तो इसी क्षेत्र में, इसी नदी के अंदर क्या पैदा हो जाते हैं? घड़ियाल पैदा हो जाते हैं, जो एक संरक्षण क्षेत्र भी है इसके लिए। और मेरे ख्याल से गली इरोजन के बारे में मैंने आपको पूरा डिटेल चंबल नदी से संबंधित पूरा बता दिया है। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट भी लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस प्रकार मैंने पूरा गंगा रिवर सिस्टम को क्लियर कर दिया दोस्तों।
ये नदी कहाँ से कैसे कैसे और किस जगह से बनती है, मानचित्र के साथ मैंने इसको क्लियर करने की कोशिश की है। मानचित्र के साथ मैंने ये भी बताने की कोशिश की है कि कौन सी नदी कहाँ पर जाकर मिल रही है और इसकी सहायक नदी, मुख्य सहायक नदी कहाँ से है। आप इस बात का ध्यान रखें कि बाएं से कौन मिल रही है, दाएं से कौन मिल रही है, सीधा सीधा एग्जाम में ये बात पूछ ली जाती है आपसे। तो मुझे लगता है ये काफी होगा वीडियो आपको गंगा नदी सिस्टम से कंप्लीट करने के लिए। मैंने गंगा की सहायक नदी कौन सी, इसके बारे में, यमुना के बारे में बताया है, और जिसकी सहायक नदी कौन है सबसे बड़ी गंगा की, ये घाघरा नदी, इसके बारे में भी, मुख्य नदियों के बारे में मैंने डिस्कशन किया है दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। आप इसको, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो डेफिनेटली आप लाइक कर ही देंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। तो दोस्तों आज की इंफॉर्मेशन बस यहीं तक ही। जय हिंद।